हेलो गाइस, आज हम 8th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है संसाधन। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहले एक कहानी दी गई है। मोनू और राजू अपना घर साफ कर रहे थे। अम्मा की मदद कर रहे थे साफ करने में। इन सभी चीज़ों को देखते हुए कपड़े, बर्तन, नाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। मोना ने कहा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। मैंने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है संसाधन, तो प्रत्येक वह वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन कहलाती है। ठीक है, जैसे कि आप अपने चारों ओर देख सकते हैं, जितनी भी विभिन्न प्रकार की चीज़ें होती हैं। जैसे आपको प्यास लगे तो आप जल पीते हैं, जल है। और विद्युत है, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं। यानी कि कौन कौन सी चीज़ें हो गई जो हमारे आसपास की सारी चीज़ें हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, वो सब हमारी संसाधन कहलाते हैं। ताज़ा सब्जी वगैरह, ये सब इसके उदाहरण है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी में से एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए ये उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। यानी कि किसी भी प्रयोज्यता का अर्थ होता है उपयोगिता, यानी कि किसी भी वस्तु का उपयोगी होना ही संसाधन कहलाता है। यानी कि कोई भी वह वस्तु जिसका हम उपयोग करते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत है, वो प्रयोज्यता यानी वो संसाधन कहलाती है। कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है? तो इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान हैं। यानी कि ये जो भी वस्तु हैं, जब हम इनका उपयोग करते हैं तो ये मूल्यवान बन जाती हैं और फिर वो संसाधन बन जाती हैं। संसाधन ये मूल्यवान होते हैं, सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। ठीक है, मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरण के लिए धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि ये पेटेंट करने के लिए, यानी पेटेंट शब्द का अर्थ होता है आविष्कार वगैरह से, तो उसका उपरांत मेडिकल फॉर्म द्वारा बेचे जाते हैं, तब भी वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर पेटेंट शब्द का अर्थ भी दिया गया हुआ है। इसका अर्थ किसी विचार अथवा आविष्कार पर एक मात्र अधिकार से, यानी कि कोई भी वस्तु का जो आविष्कार वगैरह होता है उसे ही पेटेंट कहा जाता है। एक शब्द आता है प्रौद्योगिकी, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। प्रौद्योगिकी शब्द का अर्थ होता है किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। यानी कि जिससे हम कोई भी वस्तु बनाते हैं तो उसमें जो भी छोटा मोटा ये भी नवीनतम जो ज्ञान होगा और हम उसका अनुप्रयोग करें, जो भी हमारे पास थोड़ा बहुत ज्ञान है, अगर हम उसका उपयोग कर लें किसी भी वस्तु के बनाने के लिए, तो वो प्रौद्योगिकी कहलाएगा। ठीक है, समय और प्रौद्योगिकी के दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। ये दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार की खोज ही हैं जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। यानी कि जल तो वैसे हमारे लिए वैसे ही महत्वपूर्ण था, पीने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, लेकिन जब से इसका
जब से इसका नवीनतम मतलब अनुप्रयोग आया है, इसका ज्ञान का जब अनुप्रयोग आया है और अनुप्रयोग मतलब जब इससे हम बिजली बनाने लगे, यानी कि विद्युत बनाने लगे, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन बन गई। संसाधनों के प्रकार। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। निर्मित संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन जो संसाधन प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु है, और जिससे हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ, जो झीलों का जल, मृदा और खनिज, सभी प्राकृतिक संसाधनों में से हमें बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं। जैसे हम सांस ले रहे हैं वायु से, तो हम इसका मतलब हमारा निःशुल्क ही तो है। तो जैसे जल है, तो जैसे हम जल निकालते हैं ज़मीन से और नदियाँ जो हैं उनसे जल प्राप्त करते हैं, तो हमें इनका कोई शुल्क थोड़ी ना देना पड़ता है, निःशुल्क है। तो ये प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं और सीधे ही उपयोग में लाई जाती हैं ये सारी चीज़ें। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों को भी कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में, एक नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधनों का अर्थ होता है कि जो मतलब कि वो संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव न दिया, जैसे सौर पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से उपयोग किया उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन हैं जो मतलब जिनका हम उपयोग तो कर लें, लेकिन वो ख़त्म नहीं होते। जैसे कि सूर्य की ऊर्जा है और मिट्टी है, जल है। लेकिन अगर हम जैसे जल और मृदा है, ये इसका मतलब अगर हम लापरवाही से उपयोग करेंगे तो ये ख़त्म भी हो सकते हैं। लेकिन नवीकरणीय संसाधन का मतलब ये है कि जो ख़त्म नहीं होते, जैसे सूर्य की ऊर्जा। अनवीकरणीय संसाधन में वो संसाधन आते हैं जो जिनका उपयोग अगर हम एक बार में कर लेते हैं तो फिर वो समाप्त हो जाते हैं। जैसे क्या मतलब काफ़ी बड़ी मात्रा में है, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा इसका उपयोग कर लें या फिर दुरुपयोग कर लें तो हम मतलब ये चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। जैसे वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत एवं पुनः पूरित होने में हज़ारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक होती है। तो मतलब ये अधिक अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक होती है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। यानी कि जिनका उपयोग हम करें तो फिर वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन बहुत ही लंबे टाइम के बाद ये चीज़ें ख़त्म होती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें होती हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई के जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों को में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। अब संसाधनों का भंडारण का अगर हम अर्थ समझें तो यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा होती है। अब आते हैं मानव निर्मित संसाधन पर। कभी कभी प्राकृतिक संसाधन तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाए। जैसे लोहा, या कुछ समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लौह प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं। यानी कि वो संसाधन जो हमें प्रकृति से तो प्राप्त है, लेकिन हमने उनका रूप बदल दिया है और फिर वो क्या कहलाएंगे? मानव निर्मित संसाधन कहलाएंगे। ठीक है। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है मानव संसाधन। मानव संसाधन वे होते हैं जो लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान हो, कौशल हो और मतलब ये प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। यानी कि इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन हैं। ठीक है।
है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब जो मानव है शिक्षित हो जाए, शिक्षा ग्रहण करे और एक अच्छा व्यक्ति बने, अच्छा व्यक्ति बनने के बाद डॉक्टर बने और साथ में इंजीनियर और जो भी मतलब ऑफिसर्स होते हैं, ये मतलब पहले शिक्षा ग्रहण करें, फिर अच्छा इंसान बने, फिर कोई भी जॉब वगैरह करे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या फिर आईएएस ऑफिसर बने, कुछ भी बने, तब उसके बाद जब वो इंसानों के लिए, बाकी जो लोग हैं उनके लिए बहुमूल्य बन जाता है, तब उसको कहा जाता है कि वो मानव संसाधन में आ गया। ठीक है, तो ये है मानव संसाधन। अब हमारे पास इतने सारे संसाधन हैं, अब इनका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं? इनके संरक्षण के लिए हमें बहुत सारे उपाय कर सकते हैं, जैसे कि मतलब बहुत सारे उपाय हम कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं संसाधन संरक्षण के बारे में बताना चाहूँगी। देखें आप, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी कि जो भी हमारे पास संसाधन है उसका हम ठीक तरीके से उपयोग करें, एकदम सतर्क होकर के कि अगर हम इनका उपयोग करें तो कहीं आगे टाइम आने वाला जो टाइम है उसमें ये कहीं दुरुपयोग, मतलब कहीं इनका गलत इफ़ेक्ट ना पड़े, गलत इनका प्रभाव ना पड़े, इस तरीके से हम और इनका उपयोग करें। और आज के समय में इनका उपयोग हम ठीक तरीके से कर पाएँ, हमारी जो आवश्यकताएं वो पूर्ति हो जाए और आगे आने वाले समय में भी कोई गलत इनका प्रभाव ना पड़े। यह सोचकर अगर हम इनका उपयोग करते हैं जो हमारे पास संसाधन है, तो वो कहलाता है संसाधन संरक्षण। ठीक है, यानी कि एक संतुलन बना रहना चाहिए, जो भी हमारी अब की आवश्यकताएं और भविष्य के लिए जो संसाधन हैं उनमें संतुलन बना रहना चाहिए। अब ये जो संतुलन है ये सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अगर हम इस तरीके से सोच करके कार्य करते हैं तो ये सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हो सकते हैं, जैसे प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं को पुनः चक्रण और पुनः उपयोग कर उन पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। यानी कि जैसे कोई भी कागज़ वगैरह बनता है तो उसके लिए, जैसे कोई भी कागज़ है मतलब हमने उपयोग किया, फिर हमारा उपयोग से वो मतलब बेकार हो गया। कोई भी जैसे अखबार आते हैं, अखबार वगैरह आते हैं, न्यूज़पेपर, फिर हम उनका उपयोग कर लेते हैं, उपयोग के बाद फिर वो किसी काम के नहीं रहते। फिर अगर हम उनको पुनः चक्रण के लिए दे दें, यानी कि फिर से कागज़ बनने के लिए दें, फिर उससे अच्छा कागज़ दोबारा से बन के आएगा, तो वो कहलाएगा पुनः चक्रण। और फिर वो जब दोबारा से कागज़ बन के आएगा और फिर हम उसका उपयोग करेंगे तो वो कहलाएगा पुनः उपयोग। ठीक है, अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, तो ये था संसाधन का संरक्षण, सतत पोषणीय विकास। अब कुछ हम अपने लेवल पर भी हम कुछ कर सकते हैं, जैसे हम विद्युत व्यर्थ ना करें और जो हमारे पास जल है उसका हम जो हमारे पास जल मौजूद है, पानी मौजूद है, हम उसका दुरुपयोग ना करें, हम इसको ख़राब ना करें, व्यर्थ ना करें इसको, यह हम कार्य कर सकते हैं। और भी कुछ हम मतलब कर सकते हैं, जैसे क्या मतलब कुछ भी हमारे पास है, विद्युत है, जल है, कोयला है, और जो भी हमारे पास चीज़ें हैं हम उनका सिर्फ अपना सही उपयोग करें, दुरुपयोग हम ना करें, व्यर्थ ना करें उन चीज़ों को, तो हम भी एक संसाधन संरक्षण कर सकते हैं। हमारी पृथ्वी और इन पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और पारितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय हैं। सतत पोषणीय जैसे कि हम अभी देख चुके हैं, सतत पोषणीय है कि अब भी उपयोग करना है और भविष्य में भी कोई खतरा ना हो। यानी कि जो भी हमारे पास संसाधन है उसका उपयोग सतत पोषणीय होना चाहिए। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। यानी कि जो भी हमारा पर्यावरण है, प्राकृतिक पर्यावरण का तंत्र है, उस पर हानि कम ही होनी चाहिए, यानी कि इसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। अब सतत पोषणीय जो विकास है उसके कुछ सिद्धांत है, जैसे जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना चाहिए। जितने भी हमारे पास जीवन के रूप मिलते हैं उनका आदर करो, देखभाल करो। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना चाहिए, यानी कि जो भी हमारे पास प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं उनकी जो ह्रास है, यानी कि जो उनका दुरुपयोग है, वो हमें कम से कम करना चाहिए। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना चाहिए और समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने का योग्य, यानी कि जो भी हमारे पास समुदाय है, जो भी मतलब समुदाय होते हैं
उनको अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना ये हम इतना कार्य कर सकते हैं, तो हम इन जो भी हमारे पास संसाधन हैं वो संरक्षित हो सकते हैं, इनका दुरुपयोग से हम बच सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा चैप्टर जो कि 8th क्लास का था, चैप्टर नंबर 1। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।